बैन है शायद, खाते हैं। और जो गुटखा खाता है उसमें 80% लोगों को कैंसर होता है, उस पर छपा भी होता है, वो ऐसा जबड़ा खराब हो गया है। मैं एक से पूछा कि भाई जब इसको मालूम है कि खाने से कैंसर होगा तो क्यों खाते? तो बोले क्या करूं साहब, आदत पड़ गई, खा लेते हैं, रहा नहीं जाता विनाश की। वैसे ही हमारे समाज को ये कांग्रेस, ये जगन मोहन रेड्डी, ये चंद्रा बाबू, ऐसे लोगों की आदत हो गई। मालूम है ये हमारे लिए खतरनाक है साथियों। ये हमारा आपका ड्यूटी है कि हम अपने समाज को ऐसे कैंसर देने वाले नेताओं से बचाएं, दिन रात मेहनत करें। आप यकीन मानिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता में आने के लिए काम नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी समाज में परिवर्तन के लिए काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी समाज के जितने भी घटक हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे भाई को एक करने के लिए काम कर रही है। और हमारी भी जिम्मेदारी है अपने समाज को एक साथ लाने के। हम आज अगर जिला अध्यक्ष हैं तो ये हमारे लिए जो पद है ये हमें बड़ा बनाने के लिए नहीं दिया गया है। आज अगर मैं प्रदेश में महामंत्री हूं, आज मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष हूं, प्रदेश का अध्यक्ष हूं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, ये मेरे लिए नहीं है। ये जिम्मेदारी इसलिए है कि मैं इसका उपयोग करके समाज के लोगों में चेतना लाऊं। और इसके लिए साथियों हमें भागना पड़ेगा, प्रवास करना पड़ेगा। प्रवास, प्रयास, संपर्क, संवाद, यही हमारे मूल मंत्र हैं। अगर हम अपने घर में बैठे रहेंगे तो 3 साल कैसे निकल जाएगा समझ नहीं पाओगे। मैं आज याद करता हूं तो मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए 1 साल होने को जा रहे। 1 साल कोरोना काल था। मैं 26 अक्टूबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना और देखा जाए 26 सितंबर को, तो अभी जुलाई खत्म होने को, अगस्त आ जाएगा, सितंबर आ जाएगा, पता नहीं चलेगा 1 साल हो गया। और हम कोरोना काल में भी काम करते रहे, उसका हमने उपयोग किया। हमने ये बहाना नहीं बनाया। जहां हम जा सकते थे फिजिकली गए, जहां नहीं जा सकते थे वहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत किए, फोन के माध्यम से बातचीत किए। ये जो पद मिला है इसका ज्यादा से ज्यादा अगर उपयोग करेंगे तो मुझे लगता है कि जिस भी नियत से हम राजनीति में प्रवेश किए हैं वो नियत, वो हमारे इरादे, वो हमारी मनोकामना हमारी पूरी होगी। क्योंकि हम भाग्यशाली हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। यहां पर काम करने वाला शून्य से शिखर पर कब पहुंचेगा उसको भी नहीं पता होता। आज आपके पड़ोस के तमिलनाडु से सैयद इब्राहिम भाई आए हुए, इनके राज्यों में 25-25 साल से काम करने वाले लोग हैं। इनके बारे में पार्टी ने पता किया, मुझे पार्टी का फोन आया, मुझे बताया गया कि वहां पर एक सैयद इब्राहिम है जो समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तुम उनसे संपर्क करो, उनको पदाधिकारी बनाना है। आप सामने बैठे हैं, पूछिए, सैयद इब्राहिम मेरे पास नहीं आए थे, मैं सैयद इब्राहिम के पास गया था। बोलो, मैं नागपुर में रहता हूं, मैं भी सिविल इंजीनियर हूं, मेरा भी कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। मैं जब अध्यक्ष बना मैं घर में सोया हुआ था, मुझे विश्वास नहीं था कि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। मुझे फोन आया मुख्तार अब्बास नकवी जी का, उसके पहले भी 2-3 लोगों का फोन आया था कि जमाल भाई आप कहां हैं, आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए अल्पसंख्यक मोर्चे का। हमने कहा भाई क्यों मजाक कर रहे हो, सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको, क्यों मजाक कर रहे हो, मैं कैसे बन सकता हूं, मैं तो महाराष्ट्र का अध्यक्ष हूं। अरे उसके लिए जो है वहां टीम में होना चाहिए। शेख बाजी जो है वहां राष्ट्रीय सचिव थे, मैं इनको जानता ही नहीं, कभी गए नहीं, मिले ही नहीं। मुझे लगा मेरा नंबर कैसे आएगा,
अरे मैं महाराष्ट्र का अध्यक्ष हूं, हो सकता है मुझे सचिव बना दें राष्ट्रीय लेवल पर। मुझे 2-3 लोग फोन आया, मैंने उनसे गुस्सा भी किया, भाई मुझसे मजाक मत करो, कि मजाक कर रहे हो। लेकिन जब मुख्तार अब्बास नकवी साहब का फोन आया, उन्होंने कहा आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, मुबारकबाद, तो मुझे लगा कि ये बात सच है। आप यकीन मानिए मेरे पूरे शरीर में पसीने आ गए, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया। मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता जिसके राजनीति में पीछे कोई नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लगा ये काम करता है, ये समाज के लिए चिंता करता है, ये पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है, इसको मौका देंगे तो पार्टी का काम होगा, समाज को जोड़ेगा, इसलिए मुझे दिया गया। मुझे पुरस्कार नहीं मिला है, आपको भी इसलिए दिया गया है। अगर आप सब अपने कामों को करेंगे तो आप यकीन मानिए आप में से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, कोई मंत्री बनेगा, और आप में से कोई प्रधानमंत्री भी बन सकता है। भाई साहब, हम जिस पार्टी में काम करते हैं वहां प्रधानमंत्री भी प्रधानमंत्री के पेट में पैदा नहीं होता। ये जगन मोहन रेड्डी के पार्टी वालों को नसीब नहीं है। आज जगन मोहन रेड्डी के पार्टी वालों के कितने बड़े नेता हों, वो क्या बन सकते? मंत्री बन सकते। इसके ऊपर का सपना दे सकते क्या? आप बताओ, कभी जगन मोहन रेड्डी वालों के पार्टी वालों के नेताओं को यह सपना आता होगा कि मुख्यमंत्री बन गए? आता होगा तो उनको एक सपाटा पड़ता होगा, जो तू कैसे मुख्यमंत्री बनेगा, जगन मोहन रेड्डी का बेटा बनेगा। ये हमको सौभाग्य मिला हुआ है और इस सौभाग्य का इस्तेमाल करके सपने को साकार कर सकते हैं साथियों। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि आप सब निकलिए घर से बाहर, घूमिए शहर में, प्रवास कीजिए अपने जिलों में, मिलिए लोगों से। लोगों में बहुत पीड़ा है। आप यकीन मानिए, जब मैं महाराष्ट्र से चलकर यहां पर आया, मेरे दिमाग में यह था कि जगन मोहन रेड्डी तो मुसलमानों का दोस्त है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं इस बात को। लेकिन मैं जब सुबह आया, मेरे पास 4-5 डेलीगेशन आए, कुछ बहनें भी आई। उन्होंने जब अपनी पीड़ा बताई, मुझे लगा तो सबसे बड़ा ठग है, यकीन मानिए सबसे बड़ा ठग है, ढोंगी है। अरे इसके पिताजी की भी आत्मा इसको थूकती होगी। तो ये क्या काम कर रहा है बेटा, मेरा नाम खराब कर रहा है। लोगों को ठग कर सत्ता में आने के बाद अपने विधायकों से नहीं मिलता है। सैयद इब्राहिम भाई ने बोला भाई ये समस्याएं तुम्हारी हैं तो एक बार मुख्यमंत्री से मिल लो, तो उन्होंने कहा मुख्यमंत्री से मिलने? अरे बाप, हमारे यहां तो प्रधानमंत्री से मिलने के लिए भी ऐसा नहीं बोलते लोग। हमारे यहां अगर आप यकीन मानिए प्रधानमंत्री भी को पत्र लिखते हैं तो सप्ताह भर में उसका जवाब आएगा। और बहन बोली हमको आया है 3 खत आए और एक मुख्यमंत्री मिलता ही नहीं है। फिर पता चला ये तो 6-6 महीना विधायकों से नहीं मिलता है। जो मुसलमानों के दोस्त बनकर छवि बनाकर बैठा हुआ है, वह जायदाद, आपको पता है वह क्या होता? जो हमारे पुरखों ने समाज के काम के लिए जमीनें दान में दी हैं, उसके देख रेख के लिए वक्फ बनाया गया है। उन प्रॉपर्टियों पर सबसे ज्यादा कब्जा करके अगर कोई बैठा है तो जगन मोहन के लोगों ने कब्जा कर लिया है, वहां पर वही लोग बैठे हैं। उन प्रॉपर्टियों को अगर छुड़वा लिया गया तो आप यकीन मानिए आंध्र प्रदेश सरकार से 1 रुपया मांगने की आवश्यकता नहीं है। सारे मुसलमान बच्चों को वजीफे मिलेंगे, सारे मस्जिदों को पेमेंट मिलेगा और 5,000 नहीं 15,000 मिलेगा। ये जो 5,000 रुपया दे रहा है वो अपने जेब से नहीं दे रहा है, ये वक्फ बोर्ड से जो पैसा आ रहा है, जो हमारे आपके पुरखों ने प्रॉपर्टी दी है उसका जो किराया आ रहा है उससे दे रहा है। और बोलता है ये तो मैं दे रहा हूं। मिलना कितना चाहिए? 15,000। अगर ये सारी प्रॉपर्टी छुड़वा दे तो 15,000 रुपया मिलेगा। मिलता कितना है? 5,000। और ऊपर से एहसान जताता है। एक मेरे साथी आए, उनके साथ टीचर लोग थे जो मदरसों में काम करते।
वो रो रहे थे 2019 से पेमेंट नहीं मिला है। इब्राहिम भाई साथ में थे, हमने कहा इब्राहिम भाई को पकड़ लो, ये तो आपके करीब के हैं, जरूर यहां पर आएंगे। इब्राहिम भाई आपकी जिम्मेदारी है सबको न्याय दिलाना, आपकी जिम्मेदारी है। ये जगन मोहन रेड्डी जो ठग है, ये फरिश्ता बनकर बैठा है, इसके बुरके को फाड़कर इसके असली चेहरे को समाज के सामने लाना है। ये इब्राहिम भाई मैं आपको जिम्मेदारी देकर जा रहा हूं, ये सच्चाई सामने आनी चाहिए। जो लोग ठगे जा रहे हैं, असली चेहरा देखने के बाद उसके ऊपर थूकना चाहिए। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए हमें आपको साथियों पद दिया गया है, इसलिए नहीं दिया गया है कि विजिटिंग कार्ड बनाकर लोगों को दिखाएं, चमकाएं, डराएं। ये हमारा परंपरा नहीं है, ये हमारा कल्चर नहीं है। हमारे यहां तो पद मिलने के बाद आदमी और विनम्र हो जाता है, जैसे फल आने के बाद पेड़ विनम्र हो जाता है, झुक जाता है, तो वैसा हमारा परंपरा है, वैसा हमें बनना पड़ेगा आपको। वो हमारे भाई लोग बता रहे थे कि जगन मोहन रेड्डी के लोग बोलते हैं तो प्रधानमंत्री ने 2019 के बाद पैसा ही नहीं भेजा। हमने कहा हमारे नेता पे हमको 100% विश्वास है, ऐसा हो ही सकता, जरूर तुम्हें कोई कमी होगी। बुलाओ अपने अधिकारी को। उसके अधिकारी आए, उन्होंने कहा भाई साहब पैसा तो इसलिए नहीं आया क्योंकि 84 लाख रुपया केंद्र ने भेजा था, जगन मोहन ने 4 लाख रुपया खर्चा किया, 80 लाख का हिसाब ही नहीं दे रहा है, तो कैसे पैसा आएगा? अब बताओ, 84 लाख रुपया आया, 4 लाख रुपया बांटा, 80 लाख का केंद्र को हिसाब ही नहीं भेज रहा है। बोले उसके बाद भी पैसा आता, लेकिन मदरसे कितने चल रहे हैं इसकी भी लिस्ट उसने नहीं भेजा है। समझे क्या? जो आपके यहां मदरसे चल रहे हैं उसका भी लिस्ट केंद्र को नहीं भेजा है। सिर्फ इसलिए नहीं भेजा है क्योंकि केंद्र का पैसा, माननीय मोदी जी का पैसा अगर आता है तो लोग भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद बोलेंगे, भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं होना चाहिए। इसलिए ये समाज के लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। उनके घरों में चूल्हे बंद हो रहे हैं जो मदरसों में पढ़ा रहे, इसलिए कि लोग भारतीय जनता पार्टी से नफरत करें। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि जिस प्रकार से मैं प्रवास करके यहां पर आया और मेरे पास लोग आकर बताए कि ये समस्याएं जगन मोहन की है, मेरा दिमाग खुल गया। मेरे दिमाग में जो छवि बनी बैठी थी उसकी, वो धुल गई। वैसे ही आपको प्रवास करके हर जिले में जाना है। इन्होंने क्या ठगी की है, क्या बदमाशी की है, समाज के साथ क्या धोखा किया है, और समाज को न्याय दिलाने के लिए उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। तो यकीन मानिए हमारे साथ समाज जरूर खड़ा होगा, और ये सबसे आसान काम है। इस आसान काम को हम ही आप कर सकते हैं साथियों, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। ये काम हमें आपको करने के लिए घर से निकलना पड़ेगा। आप हम सब घर से निकलेंगे ना? निकलेंगे ना साथियों? ज्यादा नहीं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है जो प्रदेश में काम कर रहे वो कम से कम अगर 15 दिन में 3 दिन भी पार्टी के लिए देते हैं, शेखबाजी आप उनको जिला का प्रभारी बनाइए और एक को 3 जिला दीजिए मत, एक जिले का उनको प्रभारी बनाइए। वो जिले में जाकर वहां पर स्टे करके अगर 3 दिन बैठते हैं तो मुझे लगता है कि संगठन विस्तार से कोई रोक नहीं सकता। वो जिले में जाकर बैठे, जिले के लोगों से मिले, जो जिले के पदाधिकारी है वो मंडल में प्रवास करे, जो मंडल के पदाधिकारी है वो बूथों में जाकर बैठे। मुझे लगता है कि अगर इस तरह से हमने काम शुरू किया तो आने वाले समय में अल्पसंख्यक मोर्चे से कम 10 लोग विधानसभा चुनकर जाएंगे। मैं आपको यहां गारंटी देता हूं। आज हमारे ऊपर, आपके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को टिकट नहीं देती है। किसको टिकट देगी? भारतीय जनता पार्टी में मुसलमानों को टिकट देने के लिए कोई संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। मैं महाराष्ट्र का अध्यक्ष था, मैंने गणना की थी, वहां पर 925 नगर पालिकाओं में जो सीटें हैं वो अल्पसंख्यक क्षेत्रों में है, वहां पर अल्पसंख्यक समाज का चुनाव लड़कर जीत सकता है। मैंने उसका स्टडी किया, मैं उन 925 सीटों पर काम किए, और जब 2017 में चुनाव हुआ तो वहां पर मैं अध्यक्ष होने के नाते लगभग 530 सीटों पर उम्मीदवार उतारे।
बाकी हमको 400 पे उम्मीदवार नहीं मिल पाए। अगर उम्मीदवार नहीं मिल पाए तो नाकामी किसकी है? हमारी है। मैं अध्यक्ष था, भारतीय जनता पार्टी की है क्या? मैं 530 पर उम्मीदवार दिया, 530 लोग चुनाव लड़े, उसमें पार्षद की सीटों में लगभग 250 लोग जीत कर आए, 250 लोग जीत कर आए। आज महाराष्ट्र में आप सुनील जी से पूछना, ये कोई नहीं बोलता है कि भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती। ये हमारी कमी है। हम समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, हम चुनाव की तरफ जा ही नहीं रहे। क्या चाहिए तो उपाध्यक्ष बना दो, क्या चाहिए तो जनरल सेक्रेटरी बना दो। क्या करोगे भैया बन के? अरे जिसको पद ही चाहिए तो मैं माननीय महामंत्री जी से कहूंगा कि ऐसे 2, 4, 10 लोग जो सिर्फ पद के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए एक अलग से प्रकोष्ठ बना दीजिए, जिनको कोई काम नहीं होगा। मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो, ऐसा भी एक प्रकोष्ठ बना दीजिए जो वहीं जाकर रहे। लेकिन कम से कम जो ऐसे प्रमुख पदों पर आ रहे हैं वो चुनाव के दृष्टि से काम करें, तभी वो कामयाब होंगे। और मैंने तो एक नारा दिया है, जो चुनाव लड़ेगा वही आगे बढ़ेगा। अभी हमें चुनाव की तरफ भी जाना पड़ेगा, चाहे पार्षद का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो। एक मैं जगह बातचीत कर रहा था पत्रकार से, तो कई लोग होते हैं ना जिनको सिर्फ खुजली होती है, उनको कभी नजर आती है। तो एक ने कहा, साहब आप तो सिर्फ पंचायत की बात कर रहे, क्या मुसलमान विधानसभा और लोकसभा लड़ने लायक नहीं है क्या? हमने कहा, घर में बच्चा पैदा हुआ है तो पहले उसको बीए कराओगे, नर्सरी में डालोगे? ये गलती उनकी है जिनके साथ मुसलमान था, उन्होंने उसको सिखाया नहीं। अगर वो सिखा के भेजते हमारे पास तो हम भी पहले में लड़ाते। पहले पंचायत तो लड़ ले, पहले लड़ने की आदत तो डाल ले। साथियों, हमें पंचायत से चुनाव करके शुरू करके पार्लियामेंट तक पहुंचना है, और इसकी जिम्मेदारी हमारी आपकी है, कोई बाहर से नहीं आने वाला। हमें आपको ऐसे लोगों को भी तलाशना है। हमारे जिले में कौन कौन से जिला परिषद है, कौन कौन से नगर पालिका है, कौन कौन से पार्षद की सीटें है, इसकी चिंता भी हमें आपको करनी पड़ेगी। हमने केंद्र की तरफ से शेख बाजी से भी मांगा है कि आपके आंध्र प्रदेश में ऐसे कितने नगर पालिका है, महानगर पालिका है जिसमें मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जिसमें हम पार्षद लड़ा सकते हैं। इसकी जानकारी हमने मांगी है। सैयद इब्राहिम भाई जानकारी निकाल कर आए। हमें उन सीटों की भी चिंता करनी पड़ेगी जहां से हम चुनाव लड़कर जीत सकते, वहां पर हमें काम शुरू करना पड़ेगा। साथियों, ये जो राजनीति है ये बहुत आसान है, और भारतीय जनता पार्टी में तो आपको राजनीति करना है तो सिर्फ एक काम करना है। क्या करना है? आपको ईमानदारी से काम करना है, बाकी चिंता छोड़ दीजिए। आप घर में सोए रहेंगे, बुलाकर बड़े से बड़ा पद दिया जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। साथियों, आप काम शुरू कीजिए। मैं आपका मनोबल गिराना नहीं चाहता हूं, लेकिन अभी जो मैंने देखा, आप सबने पद तो ले लिया है लेकिन पद का महत्व नहीं समझा है। आप सबने पद तो ले लिया है लेकिन पद का इस्तेमाल नहीं किया है। आप सबने पद तो ले लिया है लेकिन प्रवास शुरू नहीं किया है। जब तक आप जाएंगे नहीं, जब तक आप बैठेंगे नहीं, आज भारतीय जनता पार्टी और मुसलमानों के बीच में जो दूरी है उसका मुख्य कारण यह है कि हम बहुत दूर दूर खड़े हैं। हम एक दूसरे के बारे में सुनकर जानते हैं, देखकर जानते नहीं है। आज जितने आराम से आप यहां पर बैठे हैं, एक सामान्य मुसलमान भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में घुस नहीं सकता। उसको डर लगता है, क्या मुझे यहां पर एंट्री मिलेगी? అందరూ నుంచొని ఒకసారి వారికి ఘనంగా స్వాగతములు. రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షులు శ్రీ సోమవీర్రాజు గారిని సగర్వంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తాం. భారత్ మాతా కీ
భారత్ మాతాకి భారత్ మాతాకి వర్ధిల్లాలి నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి సోమవీర్రాజు గారి నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి సోమవీర్రాజు గారి నాయకత్వం तो ये जो दूरी है, अध्यक्ष जी यहाँ पर आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। आप सबसे भी निवेदन करता हूं कि आप ताली बजाकर स्वागत करें। ये जो दूरी है, यही सारे गलतफहमियों का जड़ है। आपको शेर समझता क्या? शेरों शायरी समझती है? एक शायर ने कहा है, दूरियां जब हद से बढ़ी, दूरियां जब हद से बढ़ी, विवाद बढ़ता गया, उन्होंने वो भी सुना जो हमने कभी कहा ही नहीं। यही है आज भारतीय जनता पार्टी। आज मुसलमान हमारे साथ नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, तो आप उनको दोष बना दें, क्योंकि हमने ये दूरी मिटाने के लिए जो प्रयास करना चाहिए वो प्रयास नहीं किया। आज भी उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हमारी नहीं है। साथियों, मैं सोमवार मंगलवार को 2 दिन प्रदेश कार्यालय अपने राष्ट्रीय कार्यालय में बैठता हूं। मैं फेसबुक, आजकल फेसबुक ट्विटर और मीडिया का जमाना है, मैं उस पर पोस्ट डालता हूं, मैं कार्यालय में बैठने वाला हूं। बहुत सारे साथी मुझे फोन कर दे कि जमाल भाई ठीक है, आप तो मेरे मुसलमान भाई हैं, ठीक है, लेकिन मुझे आपसे काम था, आपकी सरकार भी दिल्ली में है, तो क्या मैं कार्यालय में आ सकता हूं? सच बता रहा हूं, मुझे लोग संदेह से पूछते हैं कि क्या मैं कार्यालय में आ सकता हूं, मुझे प्रवेश मिलेगा? अरे मैं बोला, भाई आपका ही कार्यालय है, क्यों नहीं मिलेगा? आज जिस भारतीय जनता पार्टी से आपको हमको डराया जाता है, हमारे समाज को डरा के दूर किया जाता है, क्या आप जानते इसको किसने बनाया? आज यहां पर इतने लोग बैठे हुए हैं, आप मुझे बताएंगे भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना हुई, उस स्थापना करने के टाइम पे अध्यक्ष और महामंत्री कौन है? कोई बताएगा? आज इतने बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, कम से कम अपने इतिहास को तो जानिए। एक बता भाई हाथ उठाया है, कौन बनाया था? अब बताओ। जिस पार्टी को बनाने में मुसलमान हो, वो पार्टी किसकी हो गई? उसमें हमारा हिस्सा नहीं होगा क्या? अगर 4 पार्टनर ने दुकान खोला और 4 पार्टनर में से एक पार्टनर का बेटा भाग जाए, आई ना, तो क्या होगा? बाकी लोग आ जाएंगे। वही हमारे साथ हुआ है। जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई 6 अप्रैल 1980 को, मैं आपको बता रहा हूं, आप भी नीचे जाकर संवाद करें, क्योंकि दूरियों के मिटाने का ये सबसे बड़ा उदाहरण है। 6 अप्रैल 1980 को महाराष्ट्र के मुंबई में जब भारतीय जनता पार्टी बनाई गई, तो अध्यक्ष बने स्वर्गीय अटल जी, जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हुए। महामंत्री कौन बने? आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी। दूसरे महामंत्री कौन बने? आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी। और तीसरे महामंत्री कौन बने? हाजी सिकंदर बख्त जी, जो दिल्ली से थे। आप तो जानते हैं भारतीय जनता पार्टी में जनरल सेक्रेटरी का क्या महत्व होता है। जानते हैं ना जनरल सेक्रेटरी क्या महत्व होता है? ये 4 लोग ही पार्टी के मुख्य फैसलों में रहते हैं, अध्यक्ष, महामंत्री। आज जो है भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ बनाई गई होते, तो आप मुझे बताओ, भारतीय जनता पार्टी को बनाने में मुसलमान को शामिल किया गया होता क्या? आप मुझे बताओ, किया गया होता क्या? बोलो ना भाई, मेरी बात समझ में आ रही है क्या? मैंने क्या कहा बताओ, क्योंकि लैंग्वेज का प्रॉब्लम ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैंने क्या कहा? क्यों रखा जाता? अरे मुसलमान को इसलिए रखा गया क्योंकि हमारे नेताओं को मालूम था कि जो मुसलमान है ये भी परेशान है, ये भी एक पार्टी के तलाश में है, तो सिकंदर भाई को जिम्मेदारी दी जाए कि सिकंदर भाई जाओ, अपने भाई को साथ लेकर आओ, तुम्हारा भी विकास किया जाएगा, तुम्हारा भी उत्थान किया जाएगा। जैसे आज आपके भाई शेख बाजी को अध्यक्ष जी ने, महामंत्री जी ने जिम्मेदारी दी है, शेख बाजी जाओ, अपने समाज को जोड़ो, उनको भी न्याय दिया जाएगा।
लेकिन उस वक्त दुर्भाग्य की बात है कि सिकंदर भाई की आवाज को समझ नहीं पाए, पार्टी की मूव को समझ नहीं पाए, क्योंकि कांग्रेसियों ने मुसलमानों के दिमाग को खराब करके रखा था। कांग्रेसियों ने जगह जगह दलाल बिठा के रखा था, और कहीं मौलाना के शक्ल में, कहीं नेता के शक्ल में, कहीं जमींदार के शक्ल में मुसलमान भारतीय जनता पार्टी की बात को समझ नहीं पाया। इसीलिए आज दलित भाइयों से ज्यादा पिछड़ा, शोषित, पीड़ित है। इसको दूर करना है तो हमें आपको जाकर उनके बीच में बैठना होगा और पूछना होगा, आओ बताओ भारतीय जनता पार्टी कैसे दुश्मन है, मैं तुमको बताता हूं भारतीय जनता पार्टी दोस्त कैसे है। हमें आपको उनको डिबेट में आना पड़ेगा, संवाद करना पड़ेगा। मुझे यकीन है जो भारतीय जनता पार्टी को दुश्मन कहते हैं उनके जबान पे ताले लग जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जो समाज में विवाद का काम करे। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जोड़ने का काम किया। आज जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, शुरू से भारतीय जनता पार्टी उसी में काम कर रही है। कहीं ना कहीं हम आप जिनको जिम्मेदारी दी गई है समाज को जोड़ने की, हम कहीं ना कहीं हम और आप अपने फर्ज से दूर हैं, आलसी हो गए हैं, आराम पसंद हो गए हैं, पदों को लेकर सिर्फ विजिटिंग कार्ड बनाते हैं। आप हम भी गुनहगार हैं साथियों। हमें आपको आगे निकलकर इस काम को मिटाना होगा कि भारतीय जनता पार्टी दुश्मन है। हमें बताना होगा कि भारतीय जनता पार्टी हमारी दोस्त है। कब? शुरू से, जब जनसंघ था, जब जनता पार्टी बना, उसमें जब सरकार में शामिल होने का मौका मिला, तो स्वर्गीय अटल जी जब मंत्री बने तो उनके साथ कौन मंत्री बना? भोपाल के आरिफ बेग साहब मंत्री बने। आप मुझे बताइए, पहली बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ रही है और मंत्री किसको बना रही है? मुसलमान को बना रही है, फिर भी दुश्मन है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हो रही है, एक ऐसे पार्टी की नींव पड़ रही है जो आने वाले समय में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली है, उसमें आपको शामिल किया जा रहा है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी दुश्मन पार्टी है। और तुम जिन्होंने हमेशा वोट लिया और आज हमें ऐसे हालत में रख दिया कि हम दलित, शोषित, पीड़ित हो गए, आदिवासी भाइयों से पिछड़े हो गए, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं कह रहे। ये सोनिया गांधी ने जब आयोग बनाया था, सच्चर आयोग, मालूम है सच्चर आयोग? किसको किसको मालूम है सच्चर आयोग? भाइयों थोड़ा स्टडी करो, राजनीति में हो, थोड़ा पढ़ाई करो। मेरा सौभाग्य है कि आज हमारे अध्यक्ष जी भी हैं, महामंत्री जी भी हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, इनका एक प्रशिक्षण करवाइए, कुछ भी नहीं आता। एक बार इनको प्रशिक्षण हो गया, आ गया, तो मुझे लगता है आंध्र प्रदेश में अल्पसंख्यक मोर्चा से बड़ा कोई ताकत ही नहीं होगा। आज जो है हमें जानकारी हासिल करनी पड़ेगी, नॉलेज लेना पड़ेगा। नॉलेज के बिना हम डिबेट नहीं कर सकते हैं। हमें जानकारी लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को दुश्मन तो कहते हैं लोग, लेकिन दुश्मनी कहां है बताइए जरा आकर। आप ऊपर से नीचे देखेंगे, कहीं नहीं दुश्मनी है। आज इस हॉल में यहां पर बैठे हैं हम लोग, संख्या में सबसे कम है। आज किसान मोर्चे का भी सम्मेलन है, वो कहां बैठे हैं? वो कहीं और बैठे हैं। अगर हमसे दूरी बनाई गई होते या हमें गैर समझा जाता तो यहां पर आज हमको नहीं बिठाया जाता, क्योंकि हम में फर्क नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सब बराबर हैं, कोई भेद नहीं है, कोई फर्क नहीं है। जो लड़ाने वाले ताकतें हैं उनसे मुकाबला करने के लिए हमें आपको बाहर निकलना पड़ेगा, प्रवास करना पड़ेगा, लोग बीच में जाना पड़ेगा, संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। और अगर इसको करने में हम कामयाब हुए तो आप यकीन मानिए हमें और आपको कोई हरा नहीं सकता। हमारी और आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। साथियों, हमें आपको प्रवास करने की आवश्यकता है, हमें आपको प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है, हमें आपको पढ़ाई करके नॉलेज इकट्ठा करने की आवश्यकता है, क्योंकि दुश्मन बहुत शातिर है, उनके साथ बहुत सारे लोग हैं जो गुमराह करने के लिए खड़े हुए हैं। हम जो सच्चा रास्ता दिखाने वाले लोग कम है। हमें आपको तैयारी के साथ निकलना पड़ेगा।
मुझे लगता है कि अगर तैयारी के साथ निकले तो हमें आपको कोई जो है रोक नहीं सकता कामयाब होने से। संगठन को मजबूत करना है, संगठन को नीचे तक लेकर जाना है, बूथ कमेटी तक पहुंचना है और बूथ कमेटियों के माध्यम से जो शासकीय योजनाएं हैं, मैं शासकीय योजनाओं पे बात नहीं करूंगा क्योंकि समय ज्यादा नहीं है। जो शासकीय योजनाएं हैं उन योजनाओं को समझना होगा और शासकीय योजनाओं को बूथ पर पहुंचाना होगा। जो बूथ की समस्याएं हैं, बूथ से लेकर मंडल पर, मंडल से लेकर जिले पर, जिले से लेकर प्रदेश पर लाकर उसको हल करना पड़ेगा। जहां भी आपको लगता है कि केंद्र से अपने को किसी की आवश्यकता है, केंद्र से कोई मदद की आवश्यकता है, मैं आपके साथ बिल्कुल 24 घंटा जहां भी आपको लगे आप मुझे आवाज दे, मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा इंशाल्लाह। हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने सपना देखा था कि एकात्म मानववाद, ऐसा जो सब एक हो, जो सबकी चिंता करे, जो उनकी सोच है कि जो समाज में पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, जो परेशान हो, उसका काम हो, उसके लिए काम हो, उसके लिए सरकार बने। ऐसी सरकार को बनाने में हम सब भारतीय जनता पार्टी का योगदान है। जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने सपना देखा है, न्यू इंडिया, ऐसा भारत जहां पर कोई विवाद ना हो, ना आतंकवाद हो, ना नक्सलवाद हो, ना वहां पर कोई धर्म का विवाद हो, ऐसा भारत जहां सब खुशहाली के साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ रहे, सबको शिक्षा हो, सबको स्वास्थ्य का लाभ मिले, ऐसे भारत को बनाने में भारतीय जनता पार्टी के साथ नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए समाज को इकट्ठा करने का काम करें। मैं आप सबको शुभकामना देता हूं। मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आप सब लोग अपने आलस को दूर करके घरों से निकलकर 15 दिन में कम से कम 3 दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए देंगे। क्यों देंगे ना भाई? आज वादा करके जा रहे आप, इंशाल्लाह अगली बार जब मिलेंगे तो जिलाध्यक्ष का आज परिचय हुआ है। अगली बार जिलाध्यक्ष से पूछेंगे किस किस मंडल पर प्रवास किए और उसका सारा डाटा आप लेकर आएंगे। और हम जिस पार्टी में काम कर रहे वहां तो डाटा इकट्ठा पीछे से कर लिया जाता है। आपके सारे लोगों के डाटे हम बनाना शुरू कर दिए हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहें, अपनी बात को बताने के लिए सोशल मीडिया पर प्रदेश का भी अकाउंट हो, ट्विटर का अकाउंट हो, फेसबुक का अकाउंट हो, वैसे जिले में आपका फेसबुक का, ट्विटर का अकाउंट हो। अध्यक्ष का तो होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और संगठन मोर्चे का भी होना चाहिए अलग से। वहां पर अपनी बात को रखें। जो हमारे पदाधिकारी है कम से कम फेसबुक वगैरह पर 15 दिन में एक बार संवाद करें, बैठकर लोगों से चर्चा करें, मुद्दों की जानकारी दें लोगों में। ऐसे हमें सोशल मीडिया का भी साथियों इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया का काम थोड़ा सा कमजोर दिख रहा है यहाँ पर, उस पर भी साथियों हमें आपको मिलकर मेहनत करना पड़ेगा। आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि अध्यक्ष जी भी यहाँ पर आए हुए हैं, आप सब उनसे भी मुलाकात कर लिए। मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, खुदा हाफिज।